हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो। कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा समरूपण समावयवता। क्या बोलते हैं? समरूपण समावयवता। सुनो, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के सापेक्ष मुक्त घूर्णन होता है, यानी कि फ्री रोटेशन होता है, तो समरूपण समावयवता होती है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है ना, ये ऐसा भी बोल सकते हैं, कार्बन कार्बन एकल बंध, कार्बन कार्बन एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन, मुक्त घूर्णन को फ्री रोटेशन बोलेंगे। फ्री रोटेशन, कार्बन कार्बन एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन। मुक्त घूर्णन, फ्री रोटेशन के कारण के कारण संरूपण समावयवता, संरूपण समावयवता को ही अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, पढ़ो क्या लिखा। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी कि कार्बन कार्बन एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण संरूपण समावयवता होती है। इसमें क्या होता है बेटा, एक कार्बन तो फिक्स होता है और दूसरा कार्बन फ्री रोटेट करता है, मतलब मुक्त रूप से घूमता है, जिसके कारण बहुत सारे आइसोमर बनते हैं। क्लियर? अच्छा, एल्केन तथा साइक्लो एल्केन, एल्केन तथा साइक्लो एल्केन संरूपण समावयवता दर्शाते हैं। संरूपण समावयवता कौन कौन दर्शाता है? एल्केन और साइक्लो एल्केन। ठीक है, अच्छा, तो ध्यान रखना, समरूपण समावयवता का कारण क्या है? एकल बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन, है ना, फ्री रोटेशन। और कौन कौन शो करेगा? एल्केन और साइक्लो एल्केन, जिसका कारण क्या है? मुक्त घूर्णन, फ्री रोटेशन। ठीक, चलो, इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एथेन में संरूपण,
एथेन में संरूपण। ठीक है, अच्छा एथेन क्या होता है, तो CH2 सॉरी CH3 ठीक है, ये एथेन है 1 और ये 2, 2 कार्बन को नंबर मिला इसलिए एथ, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, एथेन। जो एथेन होता है वो संरूपण समावयवता दर्शाता है। ठीक है, जिसका कारण क्या है, वही मुक्त घूर्णन। तो जब एथेन में संरूपण समावयवता होती है तो इसके अनंत संरूपण समावयवी बनते हैं। कितने बनते हैं, अनंत। तो पहला पॉइंट तो हम यही लिख लेते हैं। एथेन के अनंत संरूपण समावयवी बनते हैं। एथेन के अनंत समरूपण समावयवी बनते हैं जब, देखो एथेन में 2 कार्बन है, एक कार्बन को फिक्स करेंगे और दूसरे को घुमाएंगे तो दूसरा कार्बन मुक्त रूप से घूमेगा, मतलब फ्री रोटेट करेगा। ठीक है, तो जब मुक्त रूप से घूर्णन होगा तो अनंत आइसोमर बनेंगे, लेकिन उनमें से 2 मुख्य होते हैं। ठीक है, 2 मुख्य संरूपण समावयवी है, 2 मुख्य संरूपण समावयवी है। 2 कौन से, एक तो होता है बेटा एक्लिप्ड फॉर्म। ठीक है, एक्लिप्ड फॉर्म, और दूसरा होता है स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है, जो एक्लिप्ड फॉर्म है इसको हिंदी में कहते हैं ग्रसित रूप। क्या कहते हैं, ग्रसित रूप। ठीक है, और जो स्टेगर्ड फॉर्म है इसको बोलते हैं सांतरित रूप। ठीक है, अब एक्लिप्ड और स्टेगर्ड के बीच में कई रूप बनते हैं। ठीक है, जिनको स्केव कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केव। एक्लिप्ड और स्टेगर्ड के बीच जो आइसोमर बनते हैं, जो आइसोमर बनते हैं उन्हें स्केव, उन्हें स्केव रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केव रूप कहते हैं। ठीक है बेटा, याद रहेगी बात। तो याद रखना, जो एथेन है, एथेन एथेन एक एल्केन है, इसलिए इसमें संरूपण समावयवता होती है। ठीक है, 2 कार्बन है, एक फिक्स होगा और दूसरा घूमेगा। तो जब एक कार्बन को फिक्स करेंगे और दूसरे को घुमाएंगे तो अनंत संरूपण समावयवी बनते हैं। कितने बनते हैं, अनंत। ठीक है, अब अनंत में से 2 मुख्य है,
कौन कौन से? एक तो ग्रसित रूप और दूसरा सांतरित रूप। ग्रसित रूप और सांतरित रूप के बीच में जो आइसोमर बनते हैं उनको बोलते हैं स्केव रूप। क्या बोलते हैं? स्केव रूप। ठीक है, अब हम एक्लिप्ड और स्टेगर्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो एक्लिप्ड और स्टेगर्ड है इनके दो प्रोजेक्शन होते हैं, सा हॉर्स और न्यू मैन। ठीक है, सा हॉर्स प्रोजेक्शन और न्यू मैन प्रोजेक्शन। ये क्या होता है? देखो मैं लिख देता हूं पहले। इसमें दोनों कार्बन के बीच एक विकर्ण होता है। इसमें दोनों कार्बन के बीच एक विकर्ण होता है। ठीक, अच्छा, विकर्ण के दोनों सिरों पर कार्बन होते हैं। इसमें दोनों कार्बन के बीच क्या होता है? एक विकर्ण होता है। याद रखना है ना, जो सा हॉर्स प्रोजेक्शन है इसमें दोनों कार्बन के बीच क्या होता है? एक विकर्ण होता है। विकर्ण के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? विकर्ण के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। ठीक है, अच्छा, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है? इसमें एक कार्बन पॉइंट के रूप में फिक्स होता है। इसमें एक कार्बन पॉइंट के रूप में फिक्स होता है, जबकि दूसरा कार्बन गोले ब्रैकेट में स्फीयर के रूप में होता है। ठीक है, याद रखना, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है इसमें एक कार्बन तो पॉइंट के रूप में फिक्स होता है। फिक्स होता है मतलब उसको स्थिर कर देते हैं। ठीक है, जबकि दूसरा कार्बन गोले यानी कि स्फीयर के रूप में होता है। ठीक, अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। पहले सा हॉर्स के बारे में देखते हैं। देखो, ये जो सा हॉर्स प्रोजेक्शन होता है इसमें इस तरह से बॉन्ड लाइन होती है। ठीक है, क्या होती है? बॉन्ड लाइन। और बीच में हमने ये जो बना रखा है, बीच में ये जो बना रखा है इसी को विकर्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विकर्ण। ठीक है, विकर्ण। ये क्या है? विकर्ण। ठीक है बेटा, तो विकर्ण के दोनों सिरों पर क्या होते हैं? कार्बन। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है ये एक्लिप्ड फॉर्म है यानी कि ग्रसित रूप, और ये वाला जो फॉर्म है ये स्टेगर्ड फॉर्म है यानी कि सांतरित रूप। ठीक है, एक्लिप्ड मतलब ग्रसित और स्टेगर्ड मतलब सांतरित। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक्लिप्ड फॉर्म से जब स्टेगर्ड फॉर्म बनाएंगे तो कितने डिग्री से घुमाना पड़ेगा? ठीक है ना, तो जब आप एक्लिप्ड फॉर्म को 60 डिग्री से घुमाएंगे तो स्टेगर्ड फॉर्म बन जाएगा, और स्टेगर्ड फॉर्म को वापस 60 डिग्री से घुमाएंगे
तो एक्लिप्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अच्छा पहचानने के लिए आता है कि भैया कैसे पहचानेंगे, तो याद रखना जो एक्लिप्ड फॉर्म होता है उसमें ये दोनों कार्बन, ये सॉरी दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे की ओर आते हुए दिखते हैं। जो एक्लिप्ड फॉर्म है उसमें ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये एक दूसरे की ओर आते हुए दिखते हैं, है ना। जबकि स्टेगर्ड में देखो ये एक दूसरे से दूर दूर है। क्लियर, नोट करो। याद रखना एक्लिप्ड फॉर्म में ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे की पास आते हुए दिखते हैं, जबकि इसमें दोनों कैसे हैं, दूर दूर है। ठीक, अच्छा अगला है न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन संरूपण। इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्लिप्ड क्या होता है और स्टेगर्ड क्या होता है। ठीक, अच्छा बात को समझना है। जैसे मान लो एथेन CH3 ये एथेन है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं दोनों कार्बन को नंबर दे देता हूं, ये 1 और ये 2। ठीक है, हो गया 1 2, सॉरी दोनों को ही 2 कर 1 1 कर दिया। ये 1 और ये 2। ठीक, ये 1 और ये 2। अब हम ऐसा करते हैं, एक नंबर के कार्बन को फिक्स कर देते हैं, एक नंबर के कार्बन को क्या कर देते हैं, फिक्स, और 2 नंबर के कार्बन को स्फीयर बना देते हैं। ठीक है, एक नंबर के कार्बन को फिक्स कर देते हैं और 2 नंबर के कार्बन को स्फीयर बना देते हैं। तो मान लो कि जो एक नंबर का कार्बन होगा वो इसके बीच में यहाँ पॉइंट के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये मैंने एक नंबर के कार्बन को फिक्स कर दिया। अब इस एक नंबर के कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 3। तो ये इस तरह से बनेंगे। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे ये जो एंगल है, यहाँ पे ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। और ये आपके हाइड्रोजन हो गए। अच्छा हाइड्रोजन को भी इसी कलर से बनाते हैं। ठीक है, ये और इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, 1 नंबर के कार्बन को हमने पॉइंट के फॉर्म में बना दिया और उस पे जो 3 हाइड्रोजन है वो ये हाइड्रोजन। ठीक, अब 2 नंबर का कार्बन हमने स्फीयर बना रखा है, मतलब गोला। ठीक है, अच्छा 2 नंबर के कार्बन पे भी देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 नंबर के कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है। तो ऐसा करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ बना देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ बना देते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ बना देते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया एक्लिप्ड फॉर्म, एक्लिप्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, एक्लिप्ड फॉर्म, मतलब ग्रसित रूप, ग्रसित रूप, एक्लिप्ड फॉर्म यानी कि ग्रसित रूप। ठीक है, ग्रसित रूप की पहचान क्या है बेटा, जो दोनों हाइड्रोजन है वो बिल्कुल पास पास होते हैं। ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये बिल्कुल पास पास होते हैं, यही पहचान है ग्रसित रूप की। ठीक है, अच्छा चलो स्टेगर्ड वाला बनाते हैं। तो स्टेगर्ड में भी वही होगा, एक को हम फिक्स कर देंगे, है ना, ये फिक्स कर दिया, पॉइंट बना दिया, और इससे ये हाइड्रोजन बना दिए, जोड़ दिए, जोड़ दिए। ठीक है, और जो 2 नंबर का कार्बन है वो गोला बना दिया। ठीक है, और इस पर भी हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो देखो समझो बात को, होता क्या है, जब आप एक्लिप्ड फॉर्म को 60 डिग्री के एंगल से घुमाएंगे, एक्लिप्ड फॉर्म में ये जो गोला है इस गोले को जब आप 60 डिग्री से घुमाएंगे तो क्या होगा, देखो 120 से यदि घुमा दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा। हमको कितने से घुमाना है, 60 से, मतलब यहाँ कहीं बीच में आएगा। ठीक है ना, तो जब 60 डिग्री से घुमाएंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा
ये वाला हाइड्रोजन यहाँ बीच में आ जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको यदि आपने फिर से 60 डिग्री से घुमा दिया, कितने डिग्री से? 60 डिग्री से, तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं स्टेगर्ड। इसको क्या बोलते हैं? स्टेगर्ड फॉर्म, यानी कि सांतरित रूप। सांतरित रूप। ठीक है। अब एक बात याद रखना आप लोग, ये जो एक्लिप्ड फॉर्म है इसमें क्या होता है बेटा, ये जो दोनों हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है, देखो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, और ये गोला कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये पास पास है। पास पास होने के कारण क्या होता है? रिपल्सन ज्यादा होता है। पास पास होने के कारण रिपल्सन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन। ठीक है, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा। जब रिपल्सन ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। रिपल्सन जब ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो मोर रिपल्सन देन लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, मोर रिपल्सन देन लेस स्टेबल। तो यदि हम स्टेबिलिटी देखें तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है। जबकि यहाँ पे देखो ये बहुत दूर दूर चले गए, इसलिए इनमें रिपल्सन क्या होगा? इनमें रिपल्सन कम होगा। लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन। ठीक है, लेस रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, देन मोर स्टेबल। याद रहेगी बात, यदि रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, और रिपल्सन यदि कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पास पास है इसलिए रिपल्सन ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, इसलिए स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि यहाँ पे ये दोनों दूर दूर है इसलिए रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मैं बना देता हूँ, देखो क्या होता है। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिपल्सन के। स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिपल्सन के। मतलब जहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा वहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? जहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा वहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये बनेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये बनेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा स्टेगर्ड, स्टेगर्ड। ठीक है, स्टेगर्ड के बाद जो बीच में स्केव फॉर्म बनेंगे वो आएंगे, और आखिरी में एक्लिप्ड। ठीक है बेटा, देखो स्टेगर्ड और एक्लिप्ड के बीच में बहुत सारे आइसोमर बनेंगे, उनको बोलते हैं स्केव। तो स्टेगर्ड में बहुत ही कम रिपल्सन होता है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, एक्लिप्ड में रिपल्सन ज्यादा होता है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम, और स्केव आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है ना? याद रखना, स्टेगर्ड में क्या होता है? कम रिपल्सन होता है, लेस रिपल्सन देन मोर स्टेबल। और एक्लिप्ड में क्या होता है? इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, तो मोर रिपल्सन देन लेस स्टेबल। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, एक बार देख लो, इसको नोट कर लो। ये समझ में तो आ गया ना? देखो क्या होता है,
जैसे मान लो गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक है, बैलगाड़ी समझते हो, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में मान लो दो पहिए होते हैं, है ना, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो यदि उस बैलगाड़ी को इस तरह से पलट दिया जाए तो एक पहिया तो नीचे आ जाएगा जमीन के संपर्क में और एक आ जाएगा ऊपर, ठीक है। जो जमीन के संपर्क में आएगा वो हो जाएगा फिक्स और जो ऊपर रहेगा वो होगा फ्री। तो उसको जब आप घुमाएंगे तो वो फ्री रोटेट करेगा, मतलब मुक्त रूप से घूमेगा। तो नीचे वाला फिक्स हो गया और ऊपर वाला फ्री घूम रहा है, ठीक है। बस इनमें इसी तरह से होता है, दोनों कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके सापेक्ष मुक्त घूर्णन होता है, एक को फिक्स कर देते हैं और दूसरे को घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो अनंत आइसोमर बनते हैं, जिनमें से दो मुख्य होते हैं, स्टेगर्ड और एक्लिप्ड। स्टेगर्ड और एक्लिप्ड के बीच में जो अदर फॉर्म बनते हैं उनको स्कैव बोलते हैं, ठीक। और ये उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने पीछे देखा था ये, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है ब्यूटेन में संरूपण। ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है। यदि मैं इनको नंबर दे दूं, क्या दे दूं, नंबर, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 कार्बन है। अब यदि मैं 2 नंबर के कार्बन को फिक्स कर दूं, 2 नंबर के कार्बन को फिक्स कर दूं और 3 नंबर वाले को स्फीयर बना दूं, स्फीयर मतलब गोला, ठीक है। 2 नंबर वाले को फिक्स कर दूं और 3 नंबर वाले को गोला बना दूं, स्फीयर बना दूं, तो कुछ इस तरह से होगा। जैसे यहाँ पे मान लो हमने पॉइंट बना के कार्बन बना दिया, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बना देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो सुनो बात को, जो 2 नंबर वाला कार्बन है, 2 नंबर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 तो हाइड्रोजन बना दिए और इस तरफ एक CH3 जुड़ा है, तो यहाँ पे हमको एक CH3 जोड़ देते हैं, CH3, ठीक है। अच्छा, अब 2 नंबर वाले को हमने, तो 2 नंबर वाले को तो फिक्स कर दिया, ये 2 नंबर वाला है, ये कौन सा है, 2 नंबर वाला, और ये जो है ना ये 1 नंबर वाला है, ये 1 ये 2, और 3 नंबर को हमने स्फीयर बना दिया, 3 नंबर को क्या बना दिया, स्फीयर, गोला। अब गोले पे 2 तो हाइड्रोजन है, गोले पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ साइड में लगा देते हैं, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, और एक इससे जुड़ा है CH3, तो यहीं पे एक CH3 जोड़ देता हूं मैं, CH3, ये हो जाएगा 4 नंबर का कार्बन, तो 1 2 3 4, ठीक है बेटा। अब यदि इसको 60 डिग्री से घुमा दे, कितने डिग्री से घुमा दे, 60 डिग्री से, इसको यदि 60 डिग्री से घुमा दे तो क्या होगा, देखो ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। यदि मैं इसको 60 डिग्री से घुमाऊंगा, इस गोले को 60 डिग्री से घुमाऊंगा, तो ये जो CH3 है ये यहाँ पे कहीं पे बीच में आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फिक्स हो गया, है ना, ये फिक्स हो गया। अच्छा यहाँ पे मिथाइल है ना, CH3, और हमने स्फीयर को घुमा दिया, गोले को घुमा दिया, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। तो 60 डिग्री से जब गोले को घुमाया तो ये CH3 यहाँ बीच में आ जाएगा, ये, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आ जाएगा, ये, और ये वाला हाइड्रोजन ये यहाँ आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसको यदि 120 डिग्री से घुमा दे, कितने डिग्री से घुमा दे, 120 डिग्री से, तो क्या होगा, देखो क्या होता है, ये अभी यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री होगा, है ना, और ये भी 60 डिग्री होगा, ये
60 डिग्री। तो 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये पूरा 120 डिग्री हो गया। ठीक है, पूरा 120 डिग्री हो गया। अब यदि मैं यहाँ पे है, देखो यहाँ पे, तो 120 डिग्री से घुमाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक 60 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक वापस 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 120 से यदि घुमा दिया जाए, इसको 120 से घुमा दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 60 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में फिर 60 हो जाएगा। मतलब 120 से घुमाऊंगा तो ये जो मिथाइल समूह है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे। पहले तो ये यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, ये यहाँ पे CH3 है, मैं बार बार हाइड्रोजन बना रहा हूँ इसको। ये ठीक। अब एक बात आप समझो, है ना, क्या होगा, ये दोनों बहुत ही पास पास है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन और ये कार्बन कार्बन, ये दोनों पास पास है। पास पास होने के कारण रिपल्सन बढ़ जाएगा, है ना, पास पास होने के कारण रिपल्सन बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, तो मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन। ठीक है, मोर रिपल्सन, रिपल्सन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, देन लेस स्टेबल, मोर रिपल्सन देन लेस स्टेबल। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल एकदम 180 डिग्री के एंगल पे आ गए। ये कहाँ पे आ गए, 180 डिग्री के एंगल पे। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री हो गया। कितने डिग्री हो गया, 180। तो जब 180 डिग्री के एंगल पे होंगे तो इनमें रिपल्सन लगभग ना के बराबर होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं वेरी लेस रिपल्सन, रिपल्सन, वेरी लेस रिपल्सन। अब बहुत ही कम रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, देन मोर स्टेबल, देन मोर स्टेबल, देन मोर स्टेबल। ठीक है बेटा। तो यदि यहाँ पे, अच्छा, ये वाला जो है ना, ये एक्लिप्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, एक्लिप्ड। और ये वाला, इसको एंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी फॉर्म, एंटी फॉर्म। और इसको आप स्केव बोल सकते हैं, या गाचे भी बोलते हैं, स्केव या गाचे। तो यहाँ पे जब आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाएंगे, स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा एंटी, एंटी, एंटी के बाद स्केव, एंटी के बाद स्केव, जिसको आप गाचे भी बोल सकते हैं, और उसके बाद एक्लिप्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टेबिलिटी का कंसेप्ट यही है कि पास पास होंगे तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, तो ये ब्यूटेन के संरूपण हो गए, है ना। एंटी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद स्केव, और फिर एक्लिप्ट। नोट करो।
चलो बना लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला है इथाइलिन ग्लाइकोल में संरूपण। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है बेटा? CH2 यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH, ये 1 और ये 2, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं, 2 कार्बन है तो एक को फिक्स कर देते हैं, एक को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, एक को फिक्स कर देते हैं, ये फिक्स कर दिया। एक को फिक्स कर दिया है ना, और ये 2 हाइड्रोजन और एक ये OH। ठीक है, एक को हमने फिक्स कर दिया और दूसरे को अब घुमाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो, दोनों को पास पास ही बना देते हैं इस तरह से, ये इस तरह से, इसको बोलेंगे एक्लिप्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? एक्लिप्ड फॉर्म, ठीक है। अब इस एक्लिप्ड फॉर्म को यदि 60 डिग्री से घुमा दे, कितने डिग्री से घुमा दे? 60 डिग्री से, तो हमको पता है ये जो OH है ये यहाँ बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा OH, और ये जो H है ये नीचे आ जाएगा और ये साइड में पहुंच जाएगा, ठीक। अच्छा, अब एक बात याद रखना बेटा, क्या होता है, क्या होता है, यहाँ बना देता हूँ। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से जुड़ा हो या नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो वो किसी अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। क्लियर है? हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो? फोन से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये हाइड्रोजन किसी अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु से क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि मैं देखूं तो यहाँ पे देखो, ये जो O है वो H से जुड़ा हुआ है, O किससे जुड़ा हुआ है? H से। तो ये जो H है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा किसके साथ? इस O के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब यदि इस वाले फॉर्म को कितने डिग्री से घुमा दे? 120 डिग्री से, तो हमको पता है ये जो OH है ये यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल एकदम अपोजिट, ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ नीचे जो था वो इधर आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये एक्लिप्ड फॉर्म है, इसको गाचे फॉर्म बोलते हैं, गाचे, और ये हो जाएगा आपका NT, ठीक है। अच्छा, इनकी स्टेबिलिटी यदि हम देखें तो क्या होता है, ये दोनों तो पास पास है ना, ये दोनों पास पास है, तो यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो बोलेंगे मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन, रिपल्सन, मोर रिपल्सन। ज़्यादा रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, देन लेस स्टेबल, देन लेस स्टेबल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों एकदम अपोजिट है, 180 डिग्री के एंगल पे, तो इनमें रिपल्सन बहुत कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन, देन मोर स्टेबल, देन मोर
स्टेबल, ठीक है, लेस रिपल्सन देन मोर स्टेबल। तो यदि मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाऊं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे आगे आएगा गाचे फॉर्म। कौन आएगा? गाचे फॉर्म। उसके बाद आएगा एंटी फॉर्म, उसके बाद आएगा एक्लिप्ट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे गाचे सबसे आगे क्यों रखा? देखो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है इसलिए स्टेबिलिटी कम, और यहाँ पर रिपल्सन कम हो रहा है इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा। इन दोनों का तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो गाचे फॉर्म है यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंटी वाले फॉर्म से भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा गाचे एंटी एक्लिप्ड, ठीक है, नोट करो। चलो अगला है साइक्लोएल्केन में संरूपण। देखो साइक्लोएल्केन में क्या होता है, प्लेनर साइक्लोएल्केन, प्लेनर साइक्लोएल्केन संरूपण नहीं दर्शाते, ठीक है। जो प्लेनर साइक्लोएल्केन होते हैं वो संरूपण नहीं दर्शाते। प्लेनर कौन होता है? तो इसका एग्जाम्पल हो जाए संरूपण समावयवता, ठीक है। साइक्लोएल्केन में यदि कोई साइक्लोएल्केन प्लेनर है, कैसा है? प्लेनर है, यानी कि समतली, तो वो संरूपण समावयवता नहीं दर्शाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन यदि कोई नॉन प्लेनर है, कैसा है? नॉन प्लेनर है, तो उसमें संरूपण समावयवता होगी। जो साइक्लोप्रोपेन है वो प्लेनर होता है, इसलिए ये संरूपण समावयवता नहीं दर्शाता, जबकि जो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन है ये नॉन प्लेनर होते हैं, इसलिए ये संरूपण समावयवता दर्शाते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो जो स्टेबिलिटी होती है वो एंगल स्ट्रेन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। एंगल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है 109.5 डिग्री माइनस बॉन्ड एंगल बटा 2, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री का होता है, साइक्लोपेंटेन में 108 डिग्री का होता है, और साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म होता है, साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म होता है उसमें बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री का। तो यदि मैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल की जगह 109.5 डिग्री रख दूं, तो 109.5 में से 109.5 घटेगा तो फाइनली क्या आएगा? 0। मतलब साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है उसमें एंगल स्ट्रेन क्या होगा? 0। एंगल स्ट्रेन 0 मतलब मिनिमम एंगल स्ट्रेन, तो मिनिमम एंगल स्ट्रेन होगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसलिए साइक्लोहेक्सेन इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइक्लोहेक्सेन में संरूपण, साइक्लोहेक्सेन के संरूपण की बात करें तो इसके 4 संरूपण समावयवी होते हैं। कौन कौन से? चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, हाफ चेयर और ट्विस्ट बोट। चेयर मतलब कुर्सी, बोट मतलब नाव, हाफ चेयर मतलब अर्ध कुर्सी, और ट्विस्ट बोट मतलब मुड़ी हुई नौका या मुड़ी हुई नाव। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम ट्विस्ट, उससे कम बोट और सबसे कम हाफ चेयर, ठीक है, नोट करो। तो यहाँ पे बेटा हमारा समरूपण समावयवता कंप्लीट हो जाता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तब तक के लिए जय राम जी की।